नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है क्या? सिंपल समझो, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट क्या करती है? लॉ बनाती है। ठीक है, एक स्टैट्यूट बनाया। वो जो स्टैट्यूट होता है ना, जनरली देखा गया है वो जनरल लेवल पर बनाती है। अब जो सरकार है, ठीक है, उसके कई सारे अंग हैं। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है, जुडिशरी भी है। लॉ बनाने की पावर तो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। लेकिन क्या होता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हर किसी के लिए लॉ नहीं बना सकते हैं। मतलब वो एक उनके पास इतना समय नहीं है कि हर एक स्पेसिफिक बॉडी के लिए आप एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ें निकालते रहेंगे। फॉर एग्जांपल एनटीपीसी है, यूजीसी है, ये सारी बॉडीज़ हैं, है ना। तो क्या करते हैं, इन लोगों को पावर दे देती है सरकार कि भाई तुम भी लो। मतलब पार्लियामेंट पावर देती है कि भाई तुम लो, जाओ अपना, उसके ये तुम्हारे लॉ बना दिया है और उसके तहत या फिर उसके अंडर तुम लोग कुछ रूल्स रेगुलेशन या नोटिफिकेशन ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। सिंपल यही मतलब है। अब देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि भाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर किसके द्वारा? सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। जैसे कौन कौन? एग्जीक्यूटिव हो गई या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हो गई। ठीक है, किसके अंडर होता है भाई? अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ पेरेंट और इनेबलिंग एक्ट पास बाय द लेजिस्लेचर। समझ गए कि भाई पार्लियामेंट ने क्या किया? एक लॉ बना दिया। अब फॉर एग्जांपल लॉ बनाया कॉलेजेस से रिलेटेड, तो उसमें क्या करेंगे, यूजीसी को बोल दिया कि भाई तुम भी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें ना, रूल्स हो गया, रेगुलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें तुम लोग निकाल लेना। तो यहाँ से आ जाता है टर्म डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। ठीक है, जस्टिस पीवी मुखर्जी ने कहा था, अभी राइटली सेट जो भी है तुम लोग अपने आप देखना, कि एन एक्सक्यूज फॉर द लेजिस्लेचर। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? इट इज़ एन एक्सक्यूज फॉर द लेजिस्लेचर, अ शील्ड फॉर द एग्जीक्यूटिव एंड अ प्रोवोकेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट in modern governance, especially in a complex and dynamic democracy like India. This device balances speed, expertise, and efficiency, but at the cost of legislative oversight and democratic accountability. अब क्या करना है अपन को? कब भी आंसर क्वेश्चन देखोगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर या फिर मेंस में या जहाँ भी देखोगे क्वेश्चन, तो उसमें करना इंट्रोडक्शन के नाम पे तुम दो तरीके से शुरू कर सकते हो। या तो मुखर्जी साहब की आप ये डाल सकते हो, कोट डाल सकते हो जो उन्होंने कहा था, या फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तीसरे में ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा दिखा दिया कि भाई मॉडर्न गवर्नेंस ये ब्ला 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 जो भी लिखा है वो याद करके रट के चले गए और वहाँ पर लिख दिया आप लोगों ने। ठीक है, अब हर चीज़ होती है तो उसका देखते आए अपन लोग कि कोई भी चीज़ अगर संविधान में या जो भी चीज़ें आ रही है टर्म्स, उनका कुछ एक बेसिस है। या तो आर्टिकल बेसिस होगा, या तो स्टैट्यूट बेसिस होगा, या तो कन्वेंशन वगैरह बेसिस होंगे। मतलब बेसिस तो कुछ ना कुछ होगा ही। अब देख लेते हैं क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस क्या है। पहला, सोर्सेज ऑफ पावर कहाँ से मिल रहे हैं इसको, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाने की पावर कहाँ से मिलती है। देख लेते हैं आर्टिकल 245, 246, 248, ये तीनों आर्टिकल को जाकर पढ़ना। कहाँ से? बेयर एक्ट से। मैं यहाँ इसलिए लिखता हूँ यार, लेक्चर लंबा हो जाएगा और पढ़ के बताने में ना वो चीज़ मज़ा नहीं है जो समझाने में है। पढ़ के बता दूंगा, निकल जाऊंगा पढ़ के, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम लोग जाओगे देखोगे कि भाई अच्छा ये लिखा हुआ है बेयर एक्ट के अंदर। अब बेयर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है जो भी चीज़ें, उससे क्या होगा? अपना कनेक्शन बनता है ना, लिंकिंग बैठा लेता है इंसान। फिर देख लेते हैं एंट्री बेस्ड लिस्ट होती है किसके अंदर? शेड्यूल 7 के अंदर। बताना कितने शेड्यूल है ये तो पता ही होगा। फिर किससे पावर मिलती है? पेरेंट एक्ट से मिलती है। फॉर एग्जांपल कोई एक्ट बना दिया, ठीक है, किसने? पार्लियामेंट ने या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, और उसके तहत कुछ स्पेसिफिक पावर्स जो है एग्जीक्यूटिव को दे दी गई या किसी बॉडी को दे दी गई कि भाई तुम लो जाओ अपना बनाना। जो मैंने पहले यूजीसी वाला केस बताया था वही आगे पढ़ लेते हैं। अब कुछ नोटेबल केस लो, उसके ज़रिए भी कुछ आपको मतलब पावर मिल जाती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देने की। क्या है? दिल्ली लॉज एक्ट केस 1951 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया कि भाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ज़रूरी तो है, लेकिन कहा कि भाई लेजिस्लेचर जो है ना, अपनी इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन जैसे कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये सब चीज़ें नहीं दे सकता है। कि भाई पूरा ही बोल दिया लेजिस्लेचर काम ही नहीं करना चाहता है, पार्लियामेंट उनने बोल दिया कि भाई तुम ही लॉ बना लो, तुम ही मेजर स्टैट्यूट वगैरह जितनी भी चीज़ें सब लोग तुम ही बना लो, हम लोग मस्त बैठेंगे डिबेट करेंगे बस। ठीक है, ये चीज़। फिर है द्वारका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 का है। इसमें क्या कहा गया कि भाई डेलीगेशन जब आप करो तो उसमें एक क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए और लिमिटेशन होनी चाहिए, जिससे कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियर कोई लॉ है, ठीक है, और बोल दिया कि तुम्हारे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को, एग्जीक्यूटिव बॉडी को बोल दिया कि आप इस चीज़ पे लॉ बना सकते हो, तो अगर उसमें लिमिटेशन नहीं है, उसके अंदर आपने अगर गाइडलाइन नहीं डाली है, तो उससे क्या होगा? वो आर्बिट्ररी यूज़ करने लगेगा ना, वो तो अपनी रीजनेबलनेस तो खो ही बैठेगा। उसके अंदर वो देखेगा ही नहीं क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। वो तो अपनी मर्जी से अपने फेवर के लिए, अपने बायसनेस के लिए, अपने बायसनेस के ज़रिए वो चीज़ें बना देगा, रूल्स बना देगा। वो सब चीज़ों चेक में रखना पड़ता है ना। फिर है
कौन सा केस? अविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1979 का केस है। अ लेजिस्लेशन मस्ट नॉट कॉन्फर अनकैनलाइज्ड एंड अनगाइडेड डिस्क्रिशन टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़, वही चीज़ जो ऊपर मैंने बताई वही है। फिर कि भाई कोई चीज़ है तो उसका कुछ नीड भी होगा। अब देख लेते हैं क्या नीड है। वाई इज डेलीगेशन नीडेड? क्यों भाई? कि टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, पार्लियामेंट के पास इतना समय नहीं होता है कि हर चीज़ एक चीज़ डिटेल में कर देगी। पार्लियामेंट क्या करती है ना, एक ढांचा बना देती है कि भाई ये चीज़ है, उसके बाद जो फिलअप करते हैं ना वो सब एग्जीक्यूटिव ही करता है। ठीक है, कि भाई तुम इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो अपने प्रोजन मतलब अपनी समय के हिसाब से दिक्कत हो जो चैलेंजेस हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए वे फॉरवर्ड सब लगाते हुए पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हुए फिर उसके अंदर चीज़ें बढ़ते हैं। लेकिन पार्लियामेंट क्या करती है, एक मेजर चीज़ बना देती है, ठीक है ये लो घर बना के दे दिया है, अब उसके अंदर सोफा लगाना है, जो लगाना है, जहाँ लगाना है वो लगाओ, ठीक है, और कुछ गाइडलाइंस ये लोग भी पास कर देते हैं। फिर है टेक्निकलिटी होती है, जैसे कि एरिया हो गया, डिफेंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इसके अंदर क्या चाहिए होता है, एक्सपर्ट चाहिए होता है ना। और हर दिन नई चीज़ें आ रही हैं तो अपडेट चाहिए होता है कि भाई ये चीज़ें हो जा रही हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक स्पेसिफिक पर्सन चाहिए होगा जो इस पर पर्सन या फिर बॉडी चाहिए होगी जो इन पे लॉ बना पाए। पार्लियामेंट बैठ के इसरो के लिए लॉ नहीं बना सकते ना, इसरो अपने को दे दिया गया कि भाई ठीक है अपने लिए तुम्हें मेजर चीज़ें बता दे रहे हैं कि ये कर लेना, बाकी अपने लिए गाइडलाइन वगैरह मतलब रूल्स नोटिफिकेशन ये सारी चीज़ें आप लोग खुद कर लेना। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, सही बात है कि भाई ईजी टू अमेंड बाय रूल नोटिफिकेशन इंस्टेड ऑफ फुल एक्ट, सही बात है। फिर है इमरजेंसी यूज़ भी इससे बढ़िया हो जाता है कि भाई इमरजेंसी है तो रूल निकाल दिया कुछ, है ना। इमरजेंसी जैसी पता ही है भाई, वॉर वगैरह हो गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, पैंडेमिक जैसे था अपना, ये सारी चीज़ों में अब पार्लियामेंट तो बैठेगी ना लॉ पास करने, तो उसमें देखो इसका और एक और चीज़ है, देखोगे एक तरीके से देखें, अगर देखें तो ठीक है, वो है ऑर्डिनेंस भी एक तरीके का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही है वो, अगर देखा जाए तो, है ना। वो सब ऑर्डिनेट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं है, लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो है ही है, क्योंकि कुछ समय के लिए तो दिया ही जाता है वो पावर, भले 6 महीना 6.5 महीना 7 महीना 7.5 महीना शायद रहती है ना। हाँ 7.5 महीना तक रहती है टोटल, अगर निकालोगे ऑर्डिनेंस जो पास होता है उसकी लाइफ। तो भी तो क्या होता है कि भाई जब पार्लियामेंट नहीं है सेशन में या नहीं बैठ सकती है तो उस समय कौन काम करेगा, एग्जीक्यूटिव तो कर ही रहा है, तो उनको दे दी गई है कि भाई तुम ऐसी चीज़ें संभाल लेना। फिर है पायलट टेस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं कि भाई पायलट टेस्टिंग समझते हो कि यहाँ अभी एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, उस पर फिर एक्सपेरिमेंटेशन होता है, फीडबैक आता है, ये लूप चलता रहता है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो जाती है, इनेबल करता है कि लोकल एडेप्टेशन इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। अब भारत में डाइवर्स कंट्री है, अब पार्लियामेंट बैठ के एक एक जगह के लिए साउथ में कोई अलग प्रॉब्लम होगी, नॉर्थ ईस्ट में अलग प्रॉब्लम होगी, नॉर्थ में अलग प्रॉब्लम होगी, वेस्ट में अलग प्रॉब्लम होगी, ईस्ट में अलग प्रॉब्लम होगी, है ना। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग अपना, ठीक है, एक जनरल लेवल पर एक ब्रॉड लेवल पर चीज़ें बना देते हैं, लेकिन ये देते हैं दूसरों को, नीचे वाले बंदों को, कि भाई लो तुम लोग इसके अंदर करते रहना, एग्जीक्यूटिव तुम देखते रहना कि क्या चीज़ें तुम्हारे एरिया के हिसाब से, तुम्हारी जगहों के हिसाब से तुम ऐसे रूल्स वगैरह चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अभी 4 तरीके हैं। पहला टाइटल ऑफ फॉर्म के जरिए, मतलब रूल्स निकाल सकते हो, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, स्कीम, बायलॉज, डायरेक्टिव, ये सारी हो गई। पर्पस क्या है, फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्री है, इंक्लूसिव है, मॉडिफिकेशन करना है। अथॉरिटी कौन निकालेगी, पहला प्राइमरी डेलीगेशन होता है, फिर होता है सब डेलीगेशन। फिर है डिस्क्रिशन के बेसिस पे, जैसे कंडीशनल लेजिस्लेशन ओनली ऑपरेशनल व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सही बात है। फिर है कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, मतलब अब भारत का तो देख ही रहे थे, अब देख लेते हैं कि बाहर चीज़ें होती है नहीं होती है। हम मेरा लेक्चर नोटिस करोगे तो पहले से लेकर अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप देखते आओगे कि भाई हाँ उसके अंदर अपन कंपेयर ज़रूर करते हैं। इससे क्या होता है ना, जब अपन आंसर लिखते हैं तो उसके अंदर ना बहुत दिखता है कि भाई डाइवर्स बनता है, कितना अलग अलग तरीके से सोच रहा है। भारत के बारे में सोचते हुए भी ये इसकी इंटरनेशनल चीज़ों पर नज़रें बनाई हुई हैं इसने, मतलब पढ़ के आया अच्छे से, है ना। फिर है यूके में क्या है देखो, हैवी यूज़ होता है सब्जेक्ट, लेकिन क्या है सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्स ओवरसाइट, कि भाई यूज़ तो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वहाँ पर, लेकिन पार्लियामेंट की एक नज़र बनी रहती है कि हाँ ये लोग सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। फिर है यूएसए में लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है ना, समझ आ रहा है कैसे लिंक्ड है सारी चीज़ें। यूके में क्या है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, नहीं है। भारत में क्या है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर है यहाँ पर लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं है। ऐसे यूके में है, पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा वहाँ पर पावरफुल है ना। तो क्या हो जाता है, पार्लियामेंट पावरफुल है तो क्या करेगी भाई, अपने काम तो दे देगी ना, दूसरे को दे सकती है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में क्या है, कम है, क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है ना। वहाँ पर क्या है, एजेंसीज जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी एफ डी ए, SEC, है ना,
सोशियो इकोनॉमिक करके है, मैं भूल रहा हूँ एसईसी का फुल फॉर्म, वो रेगुलेशन बनाती हैं और वो काफ़ी चेक के अंदर रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेक्स होते हैं ना। फिर ऐसी ऑस्ट्रेलिया में है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज कॉमन बट ऑल रूल्स लेड बिफोर पार्लियामेंट। बताना ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके का है सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट है या फिर वीकेंड है, मतलब हल्का है। अब देख लेते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ देख ली, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में देख लिया ना, बढ़िया एफिशिएंट है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, लोकल की आवाज़ मिल जाती है ऐसे। अब देख लेते हैं इसके अंदर चैलेंजेस क्या है, कंसर्न और चैलेंजेस देख लेते हैं। इम्पैक्ट ऑन, पहले पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देख लेते हैं। पहला क्या है कि रिड्यूसेस पार्लियामेंट्री डिबेट एंड डेलिब्रेशन। हाँ सही बात है, हर चीज़ पे अब डिबेट नहीं हो पाएगी, जो चीज़ें हैं कम हो जाएगी ना, आपने तो काम सौंप दिया किसी और को, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, है ना। रूल्स जो हैं, अब देखते होगे कि भाई ज़्यादातर ना लॉज वगैरह पर ही चर्चाएँ होती हैं, जो मेजर लॉज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल भारतीय न्याय संहिता है ना, बीएनएस वगैरह, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए, ये इन सब पर ही बस डिबेट वगैरह होती रहती है। लेकिन इनके तहत जो रूल्स बन रहे हैं उन पे कौन नज़र देखेगा, रूल्स तो लोगों को पता भी नहीं होते, है ना, कि भाई अच्छा ये रूल भी है, ये रूल भी है, कितने बतेरे तरीके के रूल हैं, मतलब बहुत तरीके के रूल्स हैं। फिर है अंडरमाइन करता है लॉ मेकिंग पावर को, किसकी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, चुन के भेजा किसी और को लॉ बनाने के लिए, बना कोई और रहा है ना, उसने तो कहीं और काम सौंप दिया। फिर है वीकेंड करता है सिटीजन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। इम्पैक्ट ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, हाँ सेपरेशन ऑफ पावर पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। क्या, ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ब्लड। हाँ भाई, देखते हो ना कि अगर सोचो, आप और मैं एकदम अलग हैं, ठीक है, हमारे बीच में एक बहुत बड़ी सी दीवार है, तो क्या हो गया, सेपरेशन हो गया हम दोनों का। लेकिन अब ये दीवार तोड़ दो आप, वो एक सीमेंट की ऐड थी ना, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, टूट गई। इससे यही होता है कि भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, टूट गई भाई, सेपरेशन ऑफ पावर जो था वो टूट गया, वो ख़त्म हो गया इसकी वजह से, क्योंकि डेलीगेट करने लगे ना आप काम। फिर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है अलाउ करता है प्रैक्टिकल ओवरलैप एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। फिर है रिसेंट कॉन्टेक्स्ट देख लेंगे, यूजीसी रेगुलेशन 2025 का। इसमें क्या था, सेंटर ने ड्राफ्ट बना दिया, यूजीसी रेगुलेशन जो थे ना, मतलब यूजीसी के जो रेगुलेशन थे वो क्या क्लैश कर रहे थे किसके साथ, स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के साथ। अब इसकी वजह से क्या हुआ, कंसर्न होने लगा, मतलब कुछ आवाज़ उठने लगी कि भाई ये तो ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गया है, या फिर लैक ऑफ लेजिस्लेटिव डिबेट हो रहा है, फेडरल टेंशन हो रही है, ये सारी चीज़ें। फेडरल का मतलब क्या है बताना, पढ़ा चुका हूँ पहले ही। फिर है एग्जाम्पल ऑफ हाउ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बाईपास स्टेट लेजिस्लेटिव डोमेन। समझ रहे हो किसका एग्जाम्पल है कि भाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है कैसे बाईपास कर सकता है स्टेट के लेजिस्लेटिव डोमेन को। आप देख रहे हो इसके अंदर की दिक्कत कितनी बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो कि भाई पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट ने डेलीगेट किया किसी को, मतलब सब डेलीगेट, सब पावर है एक तरीके से। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो मेजर स्टेट के लेजिस्लेशन को ही बाईपास कर जा रही है, मतलब ये सेकंड लेवल ऑफ लेजिस्लेशन हो गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, वो स्टेट के फर्स्ट स्टेप को ही पास कर जा रही है, पहले ही बॉडी को पास कर जा रही है। कितनी दिक्कत की बात है इसमें, है ना। ऐसे तो फेडरल स्ट्रक्चर में कितनी दिक्कत आ जाएगी ऐसे आगे, ऐसे चलता रहा तो। हमारा काम यही है यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते, अच्छे कोई बड़ा चढ़ा के बताते हैं, बुरे कोई बड़ा चढ़ा के बताते हैं, फिर आखिरी में दोनों की साइड हो जाते हैं कि भाई अच्छा तो हो रहा है लेकिन बुरे को ऐसे सही कर लेना है, ठीक। फिर है चेक्स ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। चेक मतलब क्या होता है, टिक वाला चेक नहीं भाई, चेक कि हाँ भाई सही कर रहा है नहीं कर रहा, गलत कर रहा है, कंट्रोल। जुडिशियल कंट्रोल देख लेते हैं, दो तरीके के हैं, एक है सब्सटेंटिव और अल्ट्रा वायरस, प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि भाई ख़त्म कर देना, अल्ट्रा वायरस मतलब दिक्कत दे रहा है उसमें, कि अपने औकात से बाहर जा रहा है, ख़त्म कर रहा है उस चीज़ को। अल्ट्रा वायरस का मतलब यही होता है, एकदम स्पेसिफिक शब्द नहीं आ रहा है। सब्सटेंटिव मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की चीज़ कोई है ना, सब्सटेंस है उसके अंदर, एक मेजर चीज़ है। और सब्सटेंटिव का मतलब एकदम आ नहीं रहा यार अभी, दिमाग में तो है, मतलब ज़ुबान पे ऐसे बोलते हैं ना, आता नहीं है कई बार, वो हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इफ़ डेलीगेटेड रूल गोज बियॉन्ड द पावर्स ग्रांटेड इन द एक्ट, एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इम्पोज पेनल्टीज अनलेस ऑथोराइज्ड। अगर बोला गया है किसी लॉ के अंदर कि भाई एग्जीक्यूटिव पेनल्टी लगा सकता है, तो एग्जीक्यूटिव पेनल्टी लगा सकता है। अगर कुछ नहीं बोला है या नहीं बोला है कि नहीं लगा सकता, तो एग्जीक्यूटिव इतनी पावर नहीं है कि भाई ऊपर वाली चीज़ को चेंज कर दे कि भाई ठीक है हम तो लगाएंगे। पर ऐसे ही प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस है कि प्रोसीजर फॉलो हुआ ही नहीं हुआ। इफ़ मैंडेटरी प्रोसीजर नॉट फॉलोड, तब क्या होगा, प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस हो जाएगा।
फिर है इनवैलिडिटी ऑफ पेरेंट एक्ट, ओरिजिनल एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो जाएगा ही, है ना। फिर है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है पता ही है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए करती है, कुछ प्रोसीजर डाल देती है, क्वेश्चन आर, डिबेट, मोशन, यही सारी चीज़ें हैं। फिर डॉक्ट्रिन चेक होते हैं कि भाई हाँ, डॉक्ट्रिन मतलब ये तो बस थ्योरी रहती है कहने के लिए पेपर पे। फिर होता है डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन डेलीगेशन, जैसे कि कोर लेजिस्लेटिव फंक्शंस, जैसे कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, वो सब चीज़ें ना किसके पास रहनी चाहिए, पार्लियामेंट के पास रहनी चाहिए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास रहनी चाहिए। ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, बता रहा था ना स्टार्टिंग में कि अब ये नहीं कर सकती पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कि भाई सारा ही काम ले लो मेरा, कि हर चीज़ तुम ही लोग करो। फिर गाइडलाइंस टेस्ट होते हैं कुछ, कि एडिक्वेट पॉलिसी फ्रेमवर्क मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द पेरेंट एक्ट टू लिमिट एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन। अब देख लेते हैं क्या चीज़, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में क्या देखोगे कि भाई ऊपर क्या क्या दिक्कतें देखी थी और उसको आगे कर देते हैं। कोडिफिकेशन ऑफ लिमिट ऑन डेलीगेटेड पावर, मैंडेटरी कर दो क्या चीज़, डिस्कशन। फिर क्या है, स्ट्रिक्ट कर दो क्या चीज़, जुडिशियल रिव्यू। फिर ट्रेनिंग कर दो किसकी, लेजिस्लेटर की। क्लैरिफाई कर दो इसेंशियल वर्सेस नॉन इसेंशियल फंक्शन के, कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दो कि भाई कौन से इसेंशियल फंक्शन है, कौन से नॉन इसेंशियल है। समझे बात को, ये चीज़ें हैं, ये कैसे कैसे चली जा रही हैं। क्या करना है, कोई भी टॉपिक लेना है, उसके डेफिनेशन देख लेनी है, उसका बेसिस देख लेना है, उसका इंटरनेशनल लेवल पे देख लेना है, फिर उसका सिग्निफिकेंस, उसके प्रोज देख लेने हैं, फिर उसके कॉन्स देख लेने हैं, फिर जो कॉन्स हैं उसी को सुधारते हुए वे फॉरवर्ड बना देना है, फिर आखिरी में कंक्लूजन डाल देना है, बन गया आपका आंसर। तो क्या लिखा है कंक्लूजन में, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल। कितनी बढ़िया बात कही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल टूल नहीं है ये, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल नहीं है कि आप इसका यूज़ करके कुछ और काम कराए जा रहे हो, डेलीगेट ही कर दे रहे हो आप हर काम। इट्स यूटिलिटी मस्ट नॉट ओवरराइड पार्लियामेंट्री प्रीमेसी, एज जस्टिस कृष्णा अय्यर वार्न्ड, डेलीगेशन इज परमिसिबल बट नॉट सरेंडर। वाह क्या मस्त बात कही है। फिर आखिर में लिखा है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लॉ मस्ट कम फ्रॉम द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट ब्यूरोक्रेटिक कॉरिडोर्स। सही बात है, ऊपर भी देखा अपन ने कि भाई चुन के भेजा किसी को लॉ बनाने के लिए, बना कोई और रहा है। डेलीगेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड, कंडीशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनली मॉनिटर्ड, नेवर अनक्वेश्चनड। सही बात है, ऐसी कोई चीज़ पहले तो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आप क्वेश्चन ना करो। अगर लॉजिकल बंदे हो, अगर दिमाग दिया है भगवान ने, तो ऐसा नहीं करना है कि जिसने जो भी बोला, मैं भी चाहे किसी ने भी कोई भी आपको कोई बात बोली और तुरंत इन्फ्लुएंस होकर बैठ गए, नहीं जी गुरुजी या फिर ये तो ये ऐसा ऐसा बोल रहे थे। अरे मानना है बात को, लेकिन पहले बुद्धि लगानी कि ये मानने लायक है, मान सकते हैं, मान सकते हैं तो ठीक है भाई मान लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है बात मानने में। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने कह दिया कि भाई सूरज के चारों ओर सारे प्लेनेट घूमते हैं, तो बुद्धि लगाओ, देखो, पढ़ो लिखो, अगल बगल देखो, चीज़ें देखो, समझ आ गया ठीक है, अच्छा हाँ यार 2-3 किताबें पढ़ ली, सही बात है। या फिर बचपन से अब तक तो पढ़ते ही आए हैं, कई चीज़ें कई किताबों में भी लिखा था, ऐसी ऐसी चीज़ है। हो सकता है कई बार किताबें गलत हो गई, लेकिन हाँ ठीक है, जितनी अपनी बुद्धि थी उतना तो लगाया ना कम से कम। ये तो नहीं किया कि बिल्कुल ही एकदम मान के बैठे गए। नहीं तो ऐसे रिलीजियस बुक पढ़ोगे तो किसी भी धर्म की, तो उसमें तो अलग ही चीज़ें दी रहती हैं। ठीक है कोई बात नहीं, चलो पढ़ना अच्छे से, और उसके बाद ये जो मेंस के लिए प्रीवियस ईयर हैं और मॉक टेस्ट हैं, इनके क्वेश्चन देखना और क्या करना, इस कंटेंट को लेकर थिंक करना। चलो बाय।